गोरक्ष संहिता और हठ योग प्रदीपिका के अनुसार मानव शरीर के ऊर्जा कोष यानी कि प्राण कोष में नाड़ियों की कुल संख्या 72,000 बताई गई है। इन 72,000 नाड़ियों में से 72 नाड़ियों को प्रमुख माना जाता है। 72 प्रमुख नाड़ियों में से 10 को मुख्य बताया गया है और 10 मुख्य नाड़ियों में से 3 नाड़ियों को प्राथमिक नाड़ियां माना जाता है। इनके नाम हैं ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। यदि हम अपने शरीर में मेरुदंड की बनावट को देखें तो इसमें दोनों ओर वाहक नली नुमा 2 छिद्र होते हैं। इन्हीं छिद्रों से होकर सभी धमनियां गुजरती हैं। सबसे पहले तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि यहाँ पर नाड़ियों का मतलब कोई नस या धमनी नहीं है। नाड़ियां शरीर में प्राण संचार का काम करती हैं। इनमें से प्राण ऊर्जा का प्रवाह होता है। योग के संदर्भ में नाड़ी वह मार्ग है जिससे होकर शरीर में ऊर्जा प्रवाहित होती है। मजे की बात तो ये है कि मानव शरीर में इन नाड़ियों का कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यदि आप इनको काट कर देखना चाहेंगे तो ये मेहनत व्यर्थ ही जाएगी। लेकिन जैसे जैसे आप सजगता की ओर बढ़ेंगे तो आप महसूस करेंगे कि ऊर्जा की गति अनियमित नहीं है। वो एक तय रास्ते से यानी कि निर्धारित मार्ग से ही गुजरती है। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि प्राण ऊर्जा 72,000 अलग अलग निर्धारित रास्तों से होकर गुजरती है। यानी कि आपके शरीर में ऊर्जा की गतिविधि के लिए 72,000 रास्ते हैं। इनमें से 36,000 नाड़ियां बाईं ओर हैं और 36,000 नाड़ियां दाहिनी ओर हैं। अब सबसे पहले हमारे शरीर में मौजूद 3 मुख्य नाड़ियों के बारे में एक एक करके विस्तार से जान लेते हैं। ईड़ा नाड़ी हमारे शरीर में बाईं नाड़ी होती है। ये बाएं अंडकोश से लेकर बाईं नासिका तक बहती है। इंग्लिश में इसे लेफ्ट चैनल बोला जाता है। संस्कृत में ईड़ा शब्द का अर्थ आराम होता है। यह नाड़ी ऋणात्मक ऊर्जा का संचार करती है। इस नाड़ी की प्रवृत्ति शांत और नियंत्रण वाली होती है। ईड़ा द्वारा उत्पादित ऊर्जा को चंद्रमा के समान माना जाता है। इस नाड़ी को चंद्र नाड़ी भी बोला जाता है। इसका उद्गम मूलाधार चक्र के बाईं ओर से होता है जो मेरुदंड के सबसे नीचे स्थित है। ईड़ा नाड़ी को आपकी मेंटल एबिलिटी के साथ जोड़ा जाता है। इसको आप मेंटल फोर्स भी कह सकते हैं। पिंगला नाड़ी हमारे शरीर में दाहिनी नाड़ी होती है। ये दाहिने अंडकोश से लेकर दाहिनी नासिका तक बहती है। इंग्लिश में इसे राइट चैनल बोला जाता है। संस्कृत में पिंगला का अर्थ पीला या नारंगी है। यह नाड़ी घनात्मक ऊर्जा का संचार करती है। पिंगला का संबंध सौर ऊर्जा से है। इस नाड़ी की प्रवृत्ति सूर्य के समान गर्म होती है। इस नाड़ी को सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है। पिंगला का उद्गम मूलाधार के दाहिने से शुरू होता है। पिंगला नाड़ी को इंसान की फिजिकल स्ट्रेंथ से संबंधित माना जाता है। इसको हम फिजिकल फोर्स भी कह सकते हैं। सुषुम्ना नाड़ी मेरुदंड के बीच से संचारित होती है। ये नाड़ी मूलाधार से शुरू होकर सिर के सर्वोच्च स्थान पर अवस्थित सहस्त्रार चक्र तक जाती है। तीनों प्राथमिक नाड़ियों में से सुषुम्ना नाड़ी को मुख्य नाड़ी माना जाता है। इस नाड़ी में श्वास का प्रवाह केवल प्राणायाम और ध्यान की विधियों के द्वारा ही किया जा सकता है। इस नाड़ी से श्वास प्रवाहित होने की अवस्था को ही योग कहा जाता है। शरीर में मौजूद 7 चक्र सुषुम्ना में ही विद्यमान है। इस नाड़ी को हम कुंडलिनी फोर्स कह सकते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और शरीर में इन नाड़ियों का काम करने का तरीका और इनकी सक्रियता यानी कि एक्टिवेशन के बारे में जान लेते हैं। यदि आप अपनी एक उंगली दोनों नथुनों के नीचे लगाकर सांस छोड़ते हैं तो आप अपने किसी एक नथुने में सांस को प्रबल पाएंगे। यानी कि किसी एक नथुने में सांस ज्यादा आएगी
और दूसरे नथुने में इससे कम होगी। और यदि आप इस पर दिन भर गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि ये प्रबलता 40 मिनट से 48 मिनट के बाद दाहिने और बाएं नथुनों के बीच बदलती रहती है। आमतौर पर हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नथुनों के बीच श्वास की ये प्रक्रिया इसलिए होती है क्योंकि शरीर के भीतर ऊर्जा की प्रबलता, जिसे हम शरीर की जीवन शक्ति कहते हैं, वो ईड़ा और पिंगला के बीच बदलती रहती है। यानी कि हर 40 मिनट के बाद ऊर्जा का प्रवाह शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में बदल जाता है और इसके 8 मिनट बाद हमारी सांस भी बदल जाती है। इस 8 मिनट के दौरान सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है, जिसे कुंडलिनी कहते हैं। यदि आप इस वक्त अंदरूनी तौर पर खुश हैं तो ये स्थिति कुछ ही क्षणों बाद बदल जाएगी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये परिवर्तन हर 40 मिनट के बाद होता है। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि जब नाक के बाएं स्वर से श्वास प्रबल है तो आपकी ईड़ा नाड़ी एक्टिव होती है, और जब आपकी नाक के दाहिने स्वर से श्वास प्रबल है तो आपकी पिंगला नाड़ी एक्टिव होती है। लेकिन जब आपकी नाक के दोनों छिद्रों में श्वास का प्रभाव बराबर हो तो समझिए कि सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है। ईड़ा और पिंगला जीवन की बुनियादी द्वैतता का प्रतीक होती है। इस द्वैत को हम शिव और शक्ति के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये दोनों नाड़ियां शिव और शक्ति को दर्शाती हैं। यानी कि आपके भीतर ये दोनों तत्व मौजूद हैं, तभी तो आपका वजूद है। क्योंकि शिव और शक्ति दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लेकिन इन दोनों नाड़ियों के साथ चल रही तीसरी नाड़ी यानी कि सुषुम्ना नाड़ी गुणहीन होती है। ये खाली जगह की तरह होती है, बिना किसी खास विशेषता की होती है। इसलिए आप अपनी इच्छा अनुसार इसमें कुछ भी बना सकते हैं। तो फिर इसका हमारे शरीर में क्या महत्व है, इसको जरा गौर से सुनिए और समझिए। इस संसार में ज्यादातर लोग ईड़ा और पिंगला में ही जीते और मरते हैं, लेकिन असल यौगिक जीवन की शुरुआत तो ऊर्जा का प्रवेश सुषुम्ना में कराने के बाद ही होती है। जब किसी साधक का स्वर सुषुम्ना नाड़ी से चलने लगता है तभी उसकी कुंडलिनी जागृत होती है। अगर आप ईड़ा और पिंगला के प्रभाव में हैं तो आपकी प्रतिक्रिया बाहरी चीजों पर निर्भर करती है। यदि बाहरी स्थिति अशांतपूर्ण है तो आप भी अशांति महसूस करेंगे, और यदि बाहर सब कुछ खुशनुमा चल रहा है तो आप भी शांति और खुशी महसूस करेंगे। यानी कि आपका मूड बदलता रहता है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप इस वक्त अंदरूनी तौर पर संतुलित नहीं हैं, बैलेंस्ड नहीं हैं। मगर एक बार यदि यही ऊर्जा सुषुम्ना में प्रवेश कर जाए तो आप संतुलित हो जाएंगे। इसके बाद बाहर चाहे जो कुछ भी चलता रहे, इसका असर आपके ऊपर पड़ने वाला नहीं है। यानी कि आप बाहरी स्थितियों से बेखबर हमेशा शांत रहेंगे। इसे हम चेतना कहते हैं। इसलिए शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए ऋणात्मक और धनात्मक ऊर्जा का समान रूप से प्रवाह और एक संतुलित जीवन जीने के लिए ईड़ा और पिंगला नाड़ियों में संतुलन लाना बहुत ही जरूरी है। हमारी मानसिक प्रगति के लिए ईड़ा नाड़ी, प्राणिक प्रगति के लिए पिंगला नाड़ी और आध्यात्मिक प्रगति के लिए सुषुम्ना नाड़ी उत्तरदायी होती है, जिम्मेदार होती है। यदि आप खुद को जटिल परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम बनाना चाहते हैं और एक संतुलित जीवन जीना चाहते हैं तो आपको अपने मन का सहज ज्ञान संबंधी आयाम पर्याप्त विकसित करना होगा। नहीं तो आप जीवन में हर कदम पर छोटी छोटी और बेवजह की बातों से परेशान होते रहेंगे। जब हम संतुलन की बात करते हैं तो इसका मतलब है भीतरी संतुलन, ईड़ा और पिंगला में संतुलन। और जब आप इन पर संतुलन पा लेते हैं तो ये असल संतुलन होता है जो आपको असल आराम देता है।
आराम का मतलब ये नहीं है कि आप कैसे आसन पर बैठे हैं या कैसी सैया पर लेटे हैं। मेरा आराम से मतलब है कि आप अपने भीतर कितने संतुलित हैं। जब आप इस संतुलन को बनाने में कामयाब हो जाते हैं तभी आपके भीतर स्थिरता आती है और ऐसा आप केवल सुषुम्ना में ऊर्जा के प्रवेश के उपरांत ही महसूस कर सकते हैं। यदि आप ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों को श्वास के साथ जोड़ते हैं तो आपकी बाईं नाक का छिद्र ईड़ा और दाहिनी नाक का छिद्र पिंगला कहलाता है। इसका मतलब ये है कि ईड़ा नाड़ी आपकी नाक के बाएं छिद्र को मूलाधार चक्र से जोड़ती है। इसी तरह से पिंगला नाड़ी नाक के दाहिने छिद्र को मूलाधार चक्र से जोड़ती है। यानी कि नाक के दोनों छिद्रों से ऊर्जा ईड़ा और पिंगला नाड़ियों के माध्यम से मूलाधार चक्र तक पहुंचती है, लेकिन इस ऊर्जा को मूलाधार चक्र से उठाकर सहस्त्रार चक्र तक पहुंचाने का काम सुषुम्ना नाड़ी करती है। आपने यदि कभी गौर किया हो तो योग, एक्सरसाइज या व्यायाम करते वक्त ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियां एक्टिव हो जाती हैं। यानी कि इस वक्त इन दोनों नाड़ियों में से ऊर्जा का प्रवाह समान रूप से हो रहा होता है और जब ईड़ा और पिंगला से ऊर्जा का प्रवाह एक समान हो जाएगा तो इसका प्रभाव सुषुम्ना नाड़ी पर पड़ता है। इसलिए योगियों ने सुषुम्ना को एक्टिव करने के लिए प्राणायाम का सहारा लिया। ठंडे प्रदेशों में योगी अपनी पिंगला नाड़ी को एक्टिव करके शरीर को गर्म रखते हैं। यदि आप अपनी दाहिनी नाक से श्वास को अंदर भरेंगे और फिर कुछ देर इसे पेट में रोककर बाईं नाक से छोड़ देंगे तो इससे हमारी सूर्य नाड़ी यानी कि पिंगला नाड़ी एक्टिव हो जाती है, जो हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न करती है और हमें ठंड को सहन करने में मदद करती है। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव रहती है। यदि इस वक्त आप अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिव कर दें तो आपके शरीर का तापमान नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। इसके लिए हमें नाड़ियों के कामकाज को अच्छी तरह से समझकर और किसी जानकार के निर्देशानुसार ही ये सब करना चाहिए। आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो मेंटली तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन फिजिकली काफ़ी कमज़ोर होते हैं, और कुछ लोग इसके विपरीत शरीर से ताकतवर तो होते हैं लेकिन दिमाग लगाने वाले काम उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। बहुत से स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा ही होता है। वो पढ़ने लिखने में तो तेज होते हैं लेकिन खेल कूद और फिजिकल एक्टिविटीज से हमेशा दूरी बनाकर रखते हैं। काफ़ी सारे खिलाड़ी भी खेलों में तो अच्छा कर लेते हैं मगर पढ़ाई लिखाई में नहीं। बस यही है नाड़ियों का डिसबैलेंस, यानी कि नाड़ियों का असंतुलन। आप ये मान के चलें कि आपके जीवन में आने वाली हर परेशानी, चाहे वो शारीरिक है या फिर मानसिक, उसकी वजह केवल एक ही होती है और वो है ईड़ा और पिंगला नाड़ियों का असंतुलित होना। जब आपकी ईड़ा नाड़ी में कुछ रुकावट आ जाती है तो इससे आपकी मेंटल बॉडी यानी कि मानसिक शरीर प्रभावित हो जाता है, और जब पिंगला नाड़ी में कुछ अवरोध आ जाता है तो इससे आपकी फिजिकल बॉडी यानी कि भौतिक शरीर प्रभावित होता है। ईड़ा और पिंगला को संतुलित करने के लिए नाड़ी शुद्धि प्राणायाम किया जाता है। आप इसके लिए योगा, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। जब आप इन्हें लगातार करेंगे तो दाहिना और बायां स्वर नियंत्रित होना शुरू हो जाता है, जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करने में मदद करता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो भी सुझाव दे सकते हैं, हमें अत्यंत प्रसन्नता होगी। यदि ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रही है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी मदद कर सकते हैं। इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।